हिस्ट्री पढ़ने से क्या हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर 1000 साल पहले कोई आपको कहता कि 1000 सालों के बाद हम एरोप्लेन उड़ा पाएंगे, हमारे घर में टेलीविजन होंगे, कंप्यूटर पर काम कर पाएंगे, 1 सेकंड में किसी को ईमेल भेज पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन, क्या वो विश्वास करता? उस आदमी को पागल खाने में भर्ती करवा दिया जाता। हिस्ट्री पढ़ने से फ्यूचर में क्या होने वाला है ये डेफिनेटली हम नहीं समझ सकते, बट हाँ, हमारे होराइजन्स, हमारी सोच जरूर ब्रॉडन होती है। क्या हुआ था जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हेलो एवरीवन, नाम है निशा। चैनल किसी कहानी किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आ गई हूँ नॉवल सेपियंस की समरी का 3rd पार्ट। सेपियंस जिसे लिखा है युवल नोआ हरारी ने, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। पहले 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। हर कल्चर के अपने अलग रूल्स होते हैं, अपने अलग नॉर्म्स होते हैं, अपने अलग बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है, फ्रीडम और इक्वालिटी। हालांकि फ्रीडम और इक्वालिटी को नापने का भी अपना अपना सबका अलग तरीका है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाएं। रिपब्लिकन्स का कहना है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए, चाहे रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता चला जाए। हर कल्चर कुछ अलग कहता है, इसलिए उनके बीच में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं और उन्हीं की वजह से नई नई चीजें इजाद होती हैं, नई नई क्रिएटिविटी, और उसी वजह से हमारी स्पीशीज ज्यादा डायनामिक होती चली गई। पिछले 1 मिलेनियम में बहुत सारे छोटे छोटे कल्चर्स जो एक बड़े कल्चर में इवॉल्व होते चले गए। ग्रेजुअली वो कल्चर्स इतना बदल गए कि उन्हें पहचान पाना भी आज बहुत मुश्किल है। अर्थ जो इतनी सारी गैलेक्सीज, इतने सारे अलग अलग कल्चर्स, इतने सारे अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइडेड थी, वो लोग जो जानते भी नहीं थे कि और भी ह्यूमन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर 10,000 BC की बात करें तो वहां पर हजारों डिफरेंट ह्यूमन वर्ड्स एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर ही, और अगर 2000 BC की बात करें ये बहुत कम होकर कुछ 100 में रह गए थे, और आज सब लोग एक हो चुके हैं। एक ग्लोबल कल्चर एग्जिस्ट करता है दुनिया में। आप कहेंगे सिंगल क्यों? बहुत सारे अलग अलग कल्चर अभी भी तो एग्जिस्ट करते ही हैं। हाँ, करते हैं, वो ग्रो भी हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारे क्लैशेस भी होते हैं, बट ग्रो करने के लिए वेपन्स और तरीके एक जैसे ही हैं। अब इस दुनिया में कोई भी ऑथेंटिक कल्चर तो बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये ही कल्चर फॉलो होता है, इस जगह पर या फिर इस एरिया में या फिर इस सिटी में या फिर इस कंट्री में और कोई कल्चर नहीं है। हर जगह हर तरह के कल्चर पाए जाते हैं। हर तरह का खाना आप किसी भी रेस्टोरेंट में देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप चाइना में हो तो आपको सिर्फ चाइनीज फूड ही मिलेगा, वहां आपको इटालियन भी मिलेगा, वहां आपको नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा, वहां आपको अमेरिकन भी मिलेगा। हर जगह आपको हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, हर तरह के कल्चर्स देखने को मिल जाते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। इसीलिए हम इस कल्चर को ग्लोबल कल्चर भी कह सकते हैं। हम ह्यूमंस एक एनिमल की स्पीशीज ही तो हैं, पर क्या कोई और स्पीशीज अपनी स्पीशीज के बेनिफिट के बारे में सोचती है या फिर उनके ग्रोथ, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचती है? सब सिर्फ अपने या फिर एक छोटे से एरिया में रह रहे लोगों के बारे में, छोटे से एरिया में रह रहे एनिमल्स के बारे में ही सोच सकते हैं। बट हम होमो सेपियंस, हमारा एक लार्ज पर्सपेक्टिव रहा है। हमने पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा है और पूरी ह्यूमैनिटी को बदलने के लिए एफर्ट्स भी डाले हैं। क्यों ये छोटे छोटे कल्चर्स एक बड़े कल्चर में इवॉल्व हुए? क्यों ह्यूमंस का, होमो सेपियंस का यूनिफिकेशन हुआ? क्यों ये लोग इकट्ठे हुए? पहले तो हम और वो, अस और देम, यही चलता था, बट बाद में 1 मिलेनियम के अराउंड हम लोगों ने बाकी ह्यूमंस को भी अपने भाई बहनों की तरह मानना, उनके बारे में सोचना, उनकी ग्रोथ के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर दिया था। और इसी टाइम में 3 पोटेंशियल यूनिवर्सल ऑर्डर्स एग्जिस्ट हुए। 3 कारणों की वजह से ह्यूमन काइंड, होमो सेपियंस यूनिफाई हुए। पहला था पॉलिटिकल ऑर्डर, दूसरा रिलीजन ऑर्डर, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शायद मॉनेटरी ऑर्डर, पैसा, मनी यानी कि पैसा। सबसे बड़ा कॉन्करर या फिर सबसे बड़ा यूनिफायर कहा जा सकता है। वो लोग जो एम्पायर्स में बिलीव नहीं करते थे, कल्चर्स में बिलीव नहीं करते थे, रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे, पैसे में तो वो लोग भी बिलीव करते ही थे। जब हम हंटर गैदरर्स थे तब तो कोई मनी नहीं था। एक दूसरे से कुछ चीजें लेनी होती थी तो हमें अपने पास जो चीज है उसके बदले में कोई दूसरी चीज जो हमें जरूरत है वो लेनी पड़ती थी।
इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। उस चीज का प्राइस क्या डिसाइड किया जाए, आप कितना सामान दो तो आपको उसके बदले में आपकी जरूरत का सामान मिले। सोवियत यूनियन में सेंट्रल बार्टर सिस्टम भी एस्टैब्लिश हुआ था, बट वो फेल हो गया था और तब मनी का इजाद हुआ। एक बार मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई हुई थी, क्रिश्चियन जीत गए थे। तब उन्होंने कॉइन्स बनाए थे जिन पर क्रॉस साइन बना था, लिखा था आवर गॉड इज द बेस्ट। तब मुस्लिम्स ने भी कॉइन्स बना लिए थे जिन पर अल्लाह लिखा हुआ था। ये लोग अपने अपने एरिया में उन कॉइन्स से ट्रेड करने लगे थे और बाद में एक दूसरे के एरियाज में भी उन कॉइन्स से ट्रेड होना शुरू हो गया। मनी कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं है, ये एक मेंटल रेवोल्यूशन है। मनी से पहले जो सबसे ज्यादा यूज होती थी चीज वो था बार्ले। बार्ले जिसे हम खा सकते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप किसी को कोई चीज देते हो, उसके बदले में कॉइन्स देते हो, तो आपको उन कॉइन्स पर, उस पैसे पर विश्वास है। वो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास कैसे पैदा होगा, कैसे बना पैसे के ऊपर विश्वास? जब बार्ले था तो बार्ले के ऊपर आपको विश्वास था कि अगर कोई इसके बदले में कोई चीज नहीं भी लेगा तो आप उसे खा तो सकते हो, उसकी एक अपनी वैल्यू तो है। मनी यूनिवर्सल ट्रस्ट का मोस्ट यूनिवर्सल और मोस्ट एफिशिएंट तरीका था। मनी को आप बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हो, वो खराब नहीं होता। अब अगर आप बार्ले को यूज करोगे तो उसे स्टोर करना, बोरियां बार्ले की इधर से उधर भेजना बहुत मुश्किल होता था। स्ट्रॉबेरीज को अगर यूज करोगे तो वो खराब हो जाएंगी। तो मनी को स्टोर करना आसान था। वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें हैं जिन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता। क्या? ब्यूटी और टाइम। पहले जब हमने पैसा नहीं बनाया था, कॉइन्स नहीं बनाए थे, तब कोरी शेल्स और यहाँ तक कि सिगरेट्स को भी एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता था। अगर आपको ब्रेड चाहिए तो आपको देनी होंगी 5 सिगरेट्स, अगर आपको शूज चाहिए तो देनी होंगी 20 सिगरेट्स। इसी तरह से सिगरेट्स का लेन देन होता था और वो पैसे की तरह यूज होती थी। मनी सिर्फ हमारे दिमाग में है, एक साइकोलॉजिकल चीज है। ये मानना आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना, तो आप ये फैक्ट सुनिए। इस दुनिया में जो पैसा है उसका सम टोटल है अराउंड 60 ट्रिलियन, जिसमें से बैंक नोट्स या फिर कॉइन्स में है सिर्फ 6 ट्रिलियन। तो इसका मतलब कि 90% के अराउंड पैसा तो सिर्फ कंप्यूटर्स या फिर हमारी इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है। पहले टाइप का मनी था बार्ले, जिसमें अगर आपको किसी वर्कर की सैलरी पे करनी है तो एक मेल को मिलते थे 60 बोल्स बार्ले के और फीमेल को 30 बोल्स, फोरमैन को 1200 बोल्स। जितना आपको खाना है आप खा सकते हो, बाकी चीजें खरीदने के लिए आप यूज कर सकते हो। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टोर करने की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन की। तो ह्यूमैनिटी में एक रियल ब्रेक थ्रू कब आया? जब हमने उन चीजों पर विश्वास करना शुरू कर दिया जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, जैसे कि बैंक नोट्स या फिर कॉइन्स। पहले कॉइन्स बने थे 640 BC में, जो बनाए थे लिडिया के किंग आइलेट्स ने। और आज जो हम कॉइन्स देखते हैं वो उन्हीं कॉइन्स के डिसेंडेंट्स हैं। ऐसे ही कहानी कुछ गोल्ड की भी है। गोल्ड जिसे ना आप खा सकते थे, ना आप उसके वेपन्स बना सकते थे क्योंकि वो सॉफ्ट था, पर उसे यूज किया जाने लगा ज्वेलरी और कुछ स्टैचूज बनाने के लिए। वो रेयर था, उसकी डिमांड ज्यादा होने लगी तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। मनी ने ह्यूमैनिटी को यूनिफाई किया, पर अकेला मनी ये सब कुछ नहीं कर पाया था। और भी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। दूसरा था एम्पायर्स या फिर पॉलिटिक्स। एम्पायर्स क्या होते हैं? एम्पायर है बहुत सारे ऐसे लोगों के ऊपर रूल करना जिन सबका कल्चर अलग हो सकता है, जिन सबकी सोच अलग हो सकती है। एम्पायर की बाउंड्रीज बड़ी हो सकती हैं, उसे एक्सपैंड किया जा सकता है, उसकी एपेटाइट अनलिमिटेड है। कितने भी नेशंस को कॉन्कर किया जा सकता है एक ही एम्पायर के अंडर। ह्यूमन डाइवर्सिटी में रिडक्शन का एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं ये एम्पायर्स। पिछले 2500 सालों से एम्पायर्स सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं। अब अगर हिस्ट्री को पढ़े तो हमें लगता है कि एम्पायर्स में बहुत क्रूअल तरीके से लोगों के साथ बिहेव किया जाता था, उनके साथ बहुत टॉर्चर होते थे। हाँ, होते थे। एम्पायर्स में वॉर्स होती थी, स्लेवरी होता था, टॉर्चर होता था। एक एम्पायर को बनाने में, उसे मेंटेन करने के लिए बहुत सारे विशियस बुरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एम्पायर बहुत बुरे थे या उनका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा हमारी ह्यूमैनिटी पर, हमारे कल्चर पर या हमारे आज पर। आज जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम खाते हैं, जिस तरह से हम जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्पायर से ही हमें मिला है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जब ब्रिटिश एम्पायर का राज हुआ तब बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोगों पर टॉर्चर किया गया। पर उसी समय में इंडिया का डेवलपमेंट भी हुआ,
रेलवेज भी बनी, हमारा जुडिशरी सिस्टम भी डेवलप हुआ। अगर हम कहें कि इंग्लिश एम्पायर ने जो भी इंडिया में किया हमें वो नहीं चाहिए, हम खुद बना लेंगे, हम सारी बिल्डिंग्स को भी डिमोलिश कर दें, हम रेलवे सिस्टम को भी डिमोलिश कर दें, तो क्या हम ताजमहल को भी डिमोलिश कर देंगे जो हमें मुगल एम्पायर से मिला? और मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, इनका जो इम्पैक्ट रहा हमारे कल्चर पर, हमारी सोच पर, हमारे रहन सहन पर, क्या उससे नजरअंदाज किया जा सकता है? आज है हमारे पास एक नया ग्लोबल एम्पायर। ये ग्लोबल एम्पायर, इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री डिसीजन नहीं ले सकती कि किसके अगेंस्ट वॉर करना है या फिर कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आपको बनानी है। आप यूनिवर्सली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये नया ग्लोबल एम्पायर कुछ इलीट कंट्रीज के द्वारा चलाया जाता है और इसका एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन इंटरेस्ट है। ह्यूमंस को यूनिफाई करने का तीसरा बड़ा फैक्टर रहा रिलीजन। मनी और एम्पायर्स की तरह ही एक बड़ा रोल रिलीजन ने भी प्ले किया। हालांकि आज अगर हम रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि रिलीजन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, डिसयूनियन और डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। पर रिलीजन के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक रिलीजन यूनिफायर बने उसके लिए उसमें दो क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, एक यूनिवर्सल सुपर ह्यूमन ऑर्डर होना चाहिए जो हमेशा और हर जगह पर ट्रू हो, सच हो। दूसरा, इंसिस्ट किया जाना चाहिए कि इस रिलीजन को स्प्रेड किया जाए थ्रू आउट द यूनिवर्स, जैसे कि मुस्लिम्स हैं या फिर क्रिश्चियनिटी। पहले रिलीजन्स लोकल होते थे, एक्सक्लूसिव होते थे, बट फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अराउंड यूनिवर्सल रिलीजन्स ने शेप लेना, इवॉल्व होना शुरू कर दिया और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ हिस्ट्री में जिसने ह्यूमैनिटी को यूनिफाई करने में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया। पहले हुआ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और फिर रिलीजियस रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का पहला जो रिलीजियस इफेक्ट रहा वो रहा एनिमल्स को अपनी प्रॉपर्टी बना लेना। वो एनिमल्स जो इक्वल स्टेटस रखते थे हमारे बराबर इस यूनिवर्स में, उन्हें हमने अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया, उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और भगवान को खुश करने के लिए, रेन लाने के लिए, अच्छे क्रॉप्स, अच्छा हार्वेस्टिंग के लिए उनको सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया भगवान के आगे। जैसे कि ह्यूमंस ने गॉड के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एवरलास्टिंग डिवोशन, और उसके बदले में सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया बेजुबान जानवरों को। उस समय हमने हर चीज में भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया था, हवा में, पानी में, सूरज में, और इन सबको वर्शिप करना शुरू कर दिया था। अपने फायदे के लिए हम इन्हें वर्शिप करते थे, इनकी पूजा करते थे, ताकि जब हमें जरूरत हो तब सूरज निकले, जब हमें जरूरत हो तब बारिश हो, जब हमें जरूरत हो तब हवा चले, और हर चीज को हम कंट्रोल करना चाहते थे। बेसिस बनाया था हमने रिलीजन को। अगर भगवान हमारी प्रार्थना से खुश होंगे तो वो हमें वो देंगे जो हम चाहते हैं, और उन्हें खुश करने के लिए हमने हर तरीका अपनाया। यूनिवर्स ने तो सारे एनिमल्स को हमारे बराबर बनाया था, पर हम सुप्रीम पावर बन गए थे। हम चाहें तो हर चीज को कंट्रोल कर सकते थे, और हमारी एक गलती की वजह से तूफान आ जाते थे, फ्लड्स आ जाते थे, हजारों लाखों जानवर एक मिनट में अपनी जान गंवा देते थे, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। हम अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मानने लग गए थे, और हमें ये पावर सिर्फ और सिर्फ भगवान, गॉड ने दी थी। फर्स्ट मिलेनियम बीसी के अराउंड कुछ नए रिलीजन्स सामने आने लगे जो भगवान को नहीं मानते थे, जैसे कि इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म, चाइना में डॉइज्म और कन्फ्यूशनिज्म, मेडिटेरेनियन बेसिन में स्टोइसिज्म, सिनिसिज्म। इन सारे रिलीजन्स में भगवान को नहीं माना जाता था। बात करें अगर बुद्धिज्म की, तो उसमें एक इंसान गौतम बुद्धा, उनको ही पूजा जाता था। उन्होंने ही इस रिलीजन को शुरू किया था। सिद्धार्थ गौतम जो कि एक राजकुमार थे, उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर बार, परिवार, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था। ढूंढने निकले थे लोगों के दुख का कारण। उन्होंने देखा था कि लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ा या फिर बीमारियां फैलने से दुखी नहीं होते, उनके दुख के और भी कारण है। एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, उनके अपने दुख हैं। वो बहुत सारे गुरुओं के पास गए, अपने सवाल का जवाब ढूंढा, आखिर क्यों लोग इतने दुखी रहते हैं, लोगों के दुख का असली कारण है क्या। 6 साल तक उन्होंने मेडिटेशन की, उसके बाद पाया कि लोगों के दुख का कारण एक्चुअल में उनकी वो तकलीफें, वो बीमारियां नहीं हैं, उनके दुख का कारण उनके अपने दिमाग की सोच है।
जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। जब हमारे पास कोई खुशी होती है, हम खुश होते हैं, तो हम और खुश होना चाहते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो 2 चाहिए, 2 है तो 4 चाहिए, 4 है तो 8 चाहिए। हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम कभी भी खुश नहीं रह पाते। हमेशा एंग्शियस रहते हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। और ये परेशानी हमने खुद ही पैदा की है। उन्होंने ये पाया कि इस विशियस साइकिल से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, चीजें जैसे हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट कर लो। दुख है तो दुख है, उस दुख से बाहर निकलने की क्रेविंग छोड़ दो। खुशी है तो है, उस खुशी को और बढ़ाने की क्रेविंग छोड़ दो। अगर क्रेविंग नहीं होगी तो दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई चोट लगती है तो उस चोट का दर्द तो आपकी तकलीफ है, पर उसके अलावा आप बहुत सारी चीजें सोचने लगते हो। कल मैं खेलने नहीं जा पाऊंगा, या फिर कल मुझे स्कूल जाना है, वहां पर मेरी पढ़ाई इकट्ठा हो जाएगी, मैं कैसे करूंगा। और ये सब सोच सोचकर उस चोट के दर्द से ज्यादा आप अपने दिमाग की सोच से दुखी हो जाते हो। जो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। और गौतम बुद्धा ने इसके लिए बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स भी डेवलप की, जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, जिससे आप अपने माइंड को इस क्रेविंग से दूर रख पाओगे। आपको अपने दिमाग से सिर्फ एक सवाल पूछना है, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आपको ये सवाल नहीं पूछना कि ऐसा हुआ तो मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये नहीं सोचना, क्या हो रहा है सिर्फ उस पर फोकस करना है। आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सफरिंग पैदा होती है क्रेविंग से, और अगर हमें तकलीफ नहीं चाहिए तो हमें क्रेविंग खत्म करनी होगी। हमें किसी भी चीज के लिए एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना होगा, उम्मीदें नहीं लगानी होंगी। और उम्मीदें नहीं लगाने का तरीका सिर्फ एक है, जो चीज जैसे है उसे वैसे एक्सेप्ट कर लो। पिछले 300 सालों से सेकुलरिज्म भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। लोग अब कम्युनिज्म में, लिबरलिज्म में, नेशनलिज्म में, कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में वैसे ही विश्वास करने लगे हैं, रिलीजन में विश्वास करते थे। आइडियोलॉजीज और रिलीजन देखा जाए तो ये एक ही चीज है। होमो सेपियंस तो बस यही बिलीव करते हैं ना कि अर्थ पर जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बेहतरी के लिए हो रहा है। बाकी ऑर्गेनिजम्स, बाकी एनिमल्स कुछ मायने नहीं रखते, वो सब इस धरती पर उनके बेनिफिट के लिए ही हैं, इसलिए उन सब को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि इस ग्लोबल सोसाइटी का होना इनएविटेबल था, इसे रोका नहीं जा सकता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें कुछ तरीके से नहीं हो सकती थी, कुछ और बेहतर तरीके से नहीं हो सकती थी। जितना ज्यादा हम एक हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, उतना हम ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या चीजें कुछ अलग तरीके से नहीं हो सकती थी, क्या इस सब को कुछ बेहतर नहीं बनाया जा सकता था। हिस्ट्री को ना तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री ने बहुत सारे केओस पैदा किए। हिस्ट्री बहुत ही कियोटिक रही। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की तरह हिस्ट्री को हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें। हिस्ट्री पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि हमारी आज की जो सिचुएशन है वो नेचुरल नहीं है, पर उसे रोका भी तो नहीं जा सकता था। और हमारे पास जितनी हम इमेजिन कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी। क्या हिस्ट्री हमारे बेनिफिट के लिए बनाई गई है? नहीं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जैसे जैसे हिस्ट्री में हम आगे बढ़ते गए ह्यूमंस की सिचुएशन बेटर होती गई। ये था बुक का 3rd पार्ट। और नेक्स्ट यानी कि 4th और लास्ट पार्ट है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिससे